नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, ये जो वीडियो सीरीज़ है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग साइंस करेंगे। जी हाँ, बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 40 प्रश्न, उस 40 प्रश्न जो पहले आ चुके एग्ज़ाम में उसके पीवाईक्यू का सेट करेंगे दोस्तों हम लोग। 40 क्वेश्चन करेंगे, आप खुद जज करके देखिए कि आप कितना बना पा रहे हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा दोस्त। और जो नहीं जान रहे, वो तो मैं आंसर बताता चलूँगा। पहले आप आंसर देते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए, कहा जाता है कहीं न कहीं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर मेरे से आप क्यों क्लास करें, क्यों आगे कंटिन्यू करें? इसके लिए मैं 3 ऐसे फैक्टर अपने बारे में बताता हूँ, जिससे आगे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्त। दोस्त, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, उसने क्या किया है? तो मैं बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं आज से नहीं, आज 15 सालों से दोस्त मैं टीचिंग करा रहा हूँ। सोचिए कितना बड़ा फैक्टर्स है, कितना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि मैं आपको सही चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू टकराएँगे। दूसरा फैक्टर मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त, आप हमसे पढ़े इसलिए भी क्योंकि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि कैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाला है और कैसे मैंने मेहनत किया है। तीसरा मैं ये फैक्टर दोस्त बताना चाहता हूँ कि आज मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों क्लासेस चला करता था। फिलहाल सारे अब ऑनलाइन है क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है दोस्त, आपको वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि जब अपलोड हो वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइंस साइंस में टोटल रहेंगे 40 क्वेश्चन, उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के उच्च से निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो बढ़ने लगेगी। न्यूमेरिकल आया है, स्वागत करते हैं न्यूमेरिकल का। आइए, कह रहा है एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। ठीक है, 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब को श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 112 का कह रहा है कि थोड़ा सा सोच के, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चीज जानते हैं, थोड़ा मेहनत लगेगा। देखिए, P बराबर हम जानते हैं क्या, वी स्क्वायर बटा आर बी। तो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, वी स्क्वायर बटा पी। वी स्क्वायर डालते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 × 30, वी स्क्वायर को लिख सकते हैं, और पी है 90। तो 3×3 = 9, 0 से 0 यानी 10 आ गया, यानी 10 ओम आपका आ गया। कितना आ गया, 10 ओम। क्लियर है बात? याद रखिए रेसिस्टेंस 10 ओम आया है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 ओम आर बराबर। अब हम क्या एक और फॉर्मूला जानते हैं, पी बराबर वी आई होता है। तो आई बराबर कोई पूछे क्या होगा तो कहिएगा वी बटा पी हो जाएगा, क्योंकि आई उधर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। अब वैल्यू डालते हैं, कहिएगा कि वी का मान आप डाल दीजिए। एक मिनट, गलती मैंने कुछ कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा बैक कर रहा हूँ। एक स्टेप देखते हैं, हमको निकालना असल में आई है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा वी हो जाएगा। ये वाला जो है इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बटा के नीचे। क्लियर है? तो ठीक है, अब डालिए, पी का मान है कितना, 90, और वी का मान है 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 एम्पियर। करंट भी आ गया 3 एम्पियर। चलिए अब आइए, अब हम एक फार्मूला और जानते हैं, V2 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 30, तो 90 वोल्ट आ जाएगा। मैं पूरा एक बार स्क्रीन पर सारा कुछ लिख के नहीं रख सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि स्क्रीन छोटा है अभी। आप थोड़ा सा अपने कॉपी पर नोट कर लिया कीजिए जब भी न्यूमेरिकल है तो, और आपको एक साथ पूरा दिखता रहेगा, क्योंकि हम मिटा मिटा के बना लिखते रहते हैं ना, तो आपके सामने सब रहेगा ना, तो आपको सारी बात समझ में आएगा। कोई बहुत कठिन मैं बात नहीं बताता हूँ, आसान ही रहता है। अब आर बराबर हम जानते हैं वी बटा आई होता है, बस अब इसको पुट करेंगे, निकल जाएगा 90/3, आएगा आपका 30 ओम।
आंसर मार दीजिए, 30 ओम जहां होगा उसमें मार दीजिए, सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, आइए ये समझ सकते हैं, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पूंजी की प्रकृति होगी, तो ये बहुत आसान है, इसको बोलते हैं अपसारी होती है। कौन सा? अपसारी। 114 उसी तरह फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, कोई नहीं, फिर बनाएंगे न्यूमेरिकल, थोड़ा सा आप भी लिखते रहे साथ में। एक उत्तल लेंस के सामने लेंस के फोकस से 5 सेमी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु का लेंस के पीछे फोकस से परे 3f दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। देखिए थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा, लेकिन इतना आसान तो है नहीं, ये थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ वैसे आप क्या करेंगे, फार्मूला 1/, ये तो हम, एक सेकेंड रुक जाइए, फार्मूला तो हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगेगा। ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें उटपटांग सा दे दिया है तो मेहनत लग जाएगा, मैं सब वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा इस फार्मूला पे, आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे f बराबर हो जाएगा ना, x हो जाएगा, अगर u पूछे तो कहिएगा -x-5 हो जाएगा। अब कैसे होगा, v बराबर पूछे तो कहिएगा 4x हो जाएगा। ये वैल्यू डाल के 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बताइए, कांच n बराबर 1.5 के एक समतल अवतल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, लेंस की क्षमता क्या होगी? सोचिए क्या कैसे निकालिएगा, इसको याद रखना होगा आपको, इसका हो जाएगा -1 डायोप्टर होगा। ठीक है, कैसे क्या होगा नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये 12th लेवल का बहुत लंबा खींचेगा, जो 12th लेवल का है उसको मैं थोड़ा सा स्किप करता रहूंगा क्योंकि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाना होगा, 12th का इतना आसान है नहीं कि मैं आपको 2 मिनट के अंदर में समझा पाऊंगा, बहुत बहुत लंबा टाइम लगेगा। जैसे अब 116 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं कहूंगा डायरेक्ट याद रखिए, काल्पनिक कीजिए कि एक हल्का ग्रह बहुत भारी तारे के चारों ओर r त्रिज्या की अपेक्षा में परिक्रमा काल t से चक्कर लगा रहा है, यदि ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के पावर -5/2 के अनुक्रमानुपाती हो, तब क्या होगा? तो 116 का कहिएगा, उस समय जो टी स्क्वायर होता है वो समानुपाती होता है r के पावर 7/2 का, ये मैं निकाल सकता हूँ, बट मैं बता दूं आपको ये निकालने में मुझे लगेगा अभी आधा घंटा, जो कि मैं समय नहीं बर्बाद कर सकता। ये सब क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप एग्जाम में स्किप कर देंगे, उसी में भलाई है, क्योंकि आप 12th नहीं पढ़े हैं उसके लिए दिक्कत है, जो 12th पढ़े हैं वो आप सर्च करके आप नेट से यूज करके आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 150 क्वेश्चन कराना है, माफी चाहता हूँ यार, बुरा मत मान जाइएगा। कहता है असमान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है, पाइप के सबसे अधिक संकरे स्थान पर जल का क्या होने वाला है? बहुत पतला जगह, संकरा मतलब बहुत पतला, बोलते हैं वेग अधिकतम होगा तथा दाब न्यूनतम हो जाएगा, उस समय वेग बहुत तेज हो जाएगा, पतला जब पाइप को जब प्रेशर दाब देते हैं कितना तेजी से निकलता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण उदाहरण है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहिएगा कि संघनन अभिक्रिया का, एल्कोहल का निर्जलीकरण का मतलब ही होता है वो जमने लगता है, संघनीकरण उसको बोलते हैं। निम्न से बेयर अभिकर्मक है, ये शब्द पर ध्यान रखिए, कहाँ गया, एक सेकेंड, बेयर अभिकर्मक 119 का कहिएगा, आंसर हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के विलयन को बोलते हैं। ये सब आसान है, उस सबको एकदम फोकस में रखिए, यही सब आपको पास करा देगा आराम से, बहुत ज्यादा नाना नहीं रहता है, 50% नंबर पे पास होता है, ये हर कोई जानता है जनरल के लिए, तो ज्यादा माथामारी नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। निम्न में से किस अभिकर्मक के उपयोग द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं? तो 120 का बहुत आसान है, आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड द्वारा। फिनोल का जिंक रज के साथ आसवन करने पर क्या बनता है? तो 121 का कहिएगा बेंजीन बन जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 3s² ऐसे करके है, यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? इसको बोलते हैं उसकी मूल अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? तो 123 का याद रखिए डायरेक्ट, बेरियम नाइट्रेट जो है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। निम्नलिखित यौगिक में Fe के ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो 124 का क्या कहिएगा, FeCO5 हॉल 5, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड मिलता है, तो 125 का कहिएगा पहला, mRNA में मिलता है जेनेटिक कोड। अगला है उत्क्रमित अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है, तो 126 का कहिएगा आरएनए से डीएनए का निर्माण, आरएनए से डीएनए का निर्माण को बोलते हैं हम लोग उत्क्रम अनुलेखन। सारे 12th का क्वेश्चन सब भरा पड़ा है। एमिनो अम्ल प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में
उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है? तो 127 का कहिएगा सी डैश NH2 होता है। यदि तापक्रम को 30 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ाया जाए तो बीकर क्रिया की दर क्या होगा? तो पहला हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगी। फ्यूकोजेनिथ मुख्य वर्णक है, तो 129 का कहिएगा बी नंबर। फ्योफाइसी भूरे शैवाल में होता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पाचन में सहायक है। 130 का कहिएगा ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स के लिए। निम्नलिखित में से थाइलेक्वाइड किनमें पाया जाता है? सारे 11th-12th का है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आया हुआ एग्जाम में। जो आसान है मैं वो सारा बताता चलता हूँ, ज्यादा उटपटांग सा है जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाना है मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। आराम से इसको देखते रहिए, देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से थैलेक्वाइड इनमें से पाया जाता है? तो 131 का कहा जाता है हरित लवक में। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं? तो 132 का हो जाएगा ट्रांसपोजोन। ठीक है, ट्रांसपोजोन। 133 है कौन से बसीय अम्ल से उत्तकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाला पदार्थ उत्पन्न होता है? तो 133 का कहिएगा क्या? एरेकिडोनिक अम्ल। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु जिसको सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो 134 का कहिएगा मध्यावस्था के समय में होता है। पार्श्व विभोज्यतक जिसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं से वृद्धि होती है? तो 135 से क्या कहिएगा? मोटाई में वृद्धि होती है। हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो 136 का कहिएगा पहला हो जाएगा, प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा से कर सकते हैं। मुख्य अक्ष दो अपवर्तनांक सतहों को कहां काटता है? तो 137 का कहिएगा पहला हो जाएगा अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष में काटता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? तो 138 का हो जाएगा आप क्या पैराथोराइड ग्रंथि। ठोसों में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो 139 का कहिएगा ठोसों में गैसों की तुलना में जिसको बल्क मापन और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापन की वृद्धि अधिक होती है। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, याद रहेगा। आंसर होगा नरम लोहा का। इसे नंबर उठाने वाला होता है, जो भी आसान है वो सारा नंबर धीरे धीरे पूरा देता है आपको पास कराने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस नहीं है? कौन सा गैस नहीं है? कैल्शियम और पारा दोनों गैस नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है? यह भी आसान क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। काष्ठीकरण की प्रक्रिया क्या होता है जब क्षार धातु नम हवा के संपर्क में आती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 144 का कहिएगा ई, इनमें से कोई नहीं, कोई बात सत्य नहीं है। अगला कह रहा है रॉबर्ट बॉयल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है 145 का, तो मैं गलत कर दे रहा हूं। देखिए लाल लिटमस को नीला करेगा, ये अम्ल का गुण है। लाल को नीला कर देते, सॉरी ये भी नहीं है। नीला को लाल करता है, हमेशा लाल में आंसर देता है अम्ल, ये भी गलती हो गया। स्वाद में कड़वा होता है, ये भी गलत हो गया। क्षार को निष्क्रिय कर देता है, ये सही है। अम्ल क्षार को निष्क्रिय कर देता है, ये सही है। दो गलत था इसमें। कवक किस प्रकार के जीव है? 46 का बताइए जरा। तो कहिएगा सर ये सेप्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार, तो कहिएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक मानसिक विकार, अनुवांशिक विकार है, सॉरी मानसिक बोला गया। नाभिक की संरचना के निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है नाभिक की संरचना के बारे में? तो 148 का कहिएगा बी नंबर सर। न्यूक्लियोलस में RNA, DNA, हिस्टोन और
ये हटाना दीजिए, गलत को पढ़वे मत कीजिए, सही पढ़िए इसको। नाभिकीय झिल्ली नाभिक का एक दोहरी परत वाला आवरण है जो कि एक पेरिन्यूक्लियर स्पेस द्वारा अलग किया जाता है, सही बात है। अगला कह रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है और यह संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करता है डीएनए और आरएनए का। 149 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो 149 का आप कहिएगा गोल्जी कम्प्लेक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो 150 का जवाब दीजिएगा पहला, दीमक लाभकारी नहीं है, ये हमेशा घाटा देता है। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ के बाद हम लोग करने जा रहे हैं अब मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं।